राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। जब आप अपने खेतों में गाय के गोबर की खाद डालते हैं या गाय का मूत्र का प्रयोग करते हैं या उनकी जगह गोबर घनसत्व का प्रयोग करते हैं या फिर गौमूत्र घनसत्व का प्रयोग करते हैं, तो एक विशेष क्रिया होती है। विशेष क्रिया ये होती है कि गोबर के घनसत्व में या गौमूत्र में ऐसे विशेष केमिकल रहते हैं। यदि मैं बात गोबर की करूं तो गोबर में कई तरह के सक्रिय रसायन रहते हैं, बायो एंजाइम्स रहते हैं। इनके अलावा सूक्ष्म माइक्रोब्स रहते हैं, जीवाणु रहते हैं। जब ये खेत में जाते हैं तो अपनी विशेष प्रभाव से कई तरह की क्रियाएं दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे खेत की हार्डनेस है, कठोरता है, जो कठोरता खेतों में निरंतर केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग करने से पैदा हुई है, उसको खंडित करने का प्रयास करते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हमारे खेतों में सहस्त्रों ऐसी वनस्पतियों के अंश बचते हैं। बहुत सारे ऐसे बायो प्रोडक्ट रहते हैं, विशेषकर जो फसलें हमने ली हैं उनके अवशिष्ट रहते हैं, उनको डिकम्पोज करने का, उनको ह्यूमस में बदलने का कार्य करते हैं। कि जब तक हमारे खेतों में पड़ी कोई भी चीज़ ह्यूमस के रूप में बदलती नहीं, तब तक वो खेतों के लिए उपयोगी नहीं, फिर वो व्यर्थ है। ना तो उसका प्रयोग फसलें कर पाती हैं, ना फिर जो खेतों में जो सूक्ष्म माइक्रोब्स रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, उनके लिए कोई प्रभाव भी। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि आप किसी फल को ले लीजिए, जब तक फल पकता नहीं तब तक वो सड़ता नहीं, लेकिन जैसे ही पक जाता है उसमें सड़ने की प्रक्रिया हो जाती है। सड़ने की प्रक्रिया का अर्थ है कि अब वो ह्यूमस में बदलने लगा है। कोई जीव मर जाए, कोई प्राणी की मृत्यु हो जाए, यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु होने के तत्काल बाद उसका शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर ऐसे सूक्ष्म जीवाणु विकसित होने लग जाते हैं जो कुछ घंटों के दौरान ही, यदि उसको समुचित समय मिले, तो उसकी पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। इसीलिए कुछ मृत्यु के कुछ घंटों के बाद ही मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध आने का अर्थ है कि अब उसके शरीर के अंदर डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है। डिकम्पोजिशन का अर्थ है कि अब उस शरीर को ह्यूमस में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये ह्यूमस की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया, वनस्पति को समाप्त करने की प्रक्रिया, यही वो चीज़ है जो जीवन चक्र को, प्रकृति चक्र को यथावत रखता है। अभी तक आप जीवित थे, आप में प्राण थे, आप प्रकृति से अपने आहार के रूप में उन पदार्थों को प्राप्त कर रहे थे, उनको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब आपके लिए उन आहार का, उन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं, तो प्रकृति अब आपसे उनको स्वयं धारण करना चाहती है, स्वयं ग्रहण करना चाहती है। यही स्थिति हमारे खेतों की रहती है। जब हम खेत में किसी बीज को बोते हैं तो उसकी अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अंकुरण की प्रक्रिया के साथ ही वो पौधा, वो बीज अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए अब पोषक तत्वों ग्रहण करना शुरू होता है। उसके कुछ पोषक तत्व तो पृथ्वी से, भूमि से प्राप्त होते हैं, और कुछ पोषक तत्वों को वो हवा से, वायुमंडल से ग्रहण करता है। क्योंकि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो पेड़ की पत्तियाँ हैं, पेड़ का तना है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है और उसकी शेष आवश्यकता जड़ों के माध्यम से पूरा हो जाती है। तो एक जीवन चक्र है। जैसे जैसे उसका विकास बढ़ता जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तीव्रता आती जाती है, उसी मात्रा के अनुसार उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है और वो उनको पृथ्वी से और कई जगह से इकट्ठा करता रहता है। एक समय पर, एक सीमा पर जाके ये विकास की प्रक्रिया थम जाती है। फसलों में कुछ महीने के बाद ये समय आ जाता है, उसके बाद फसलों पर जो फूल आने के बाद बाल निकलने लग जाती है, बीज बनने शुरू हो जाते हैं, फल बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पोषक तत्वों की ग्रहण करने की प्रक्रिया रुक जाती है, थम जाती है। यानी कि अब दूसरा चक्र शुरू होने वाला है। तो यदि आप फसलों को तोड़ लेते हैं तो वो हमारे काम आती हैं, यदि बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारे भरण पोषण के काम आती हैं, चाहे दाल के रूप में हो, चावल के रूप में हो, गेहूं के रूप में हो, या फिर साग सब्जियों के रूप में हो। एक सामान्य प्रक्रिया है। और उसका दूसरा भाग है, जो उसका दूसरा अवशिष्ट भाग है, वो हमारी जो दूसरे प्राणी हैं, भैंस है, गाय है, दूसरे जीव जंतु, उनके काम आता है।
और जब उनसे भी बच जाता है, उनके जो काम नहीं आता वो पृथ्वी के काम आता है। पृथ्वी उसका डिकम्पोजिशन करके उसको ह्यूमस के रूप में बदल के स्वयं ग्रहण कर लेती है। ये एक निश्चित प्रक्रिया है। लेकिन जब से हमने केमिकल फर्टिलाइजर को शुरू किया है, इस प्राकृतिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अवरोध खड़ा कर दिया है। इसलिए अब हम अवशिष्ट गलते नहीं, या फिर पौधों की जड़ें गहरे में जाती नहीं। पौधों की जब गहरों में नहीं जाएंगी तो पृथ्वी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अनुपयोगी हैं, या फिर वो अनएक्टिव स्थिति में चला गए, निष्क्रिय अवस्था में चले गए। तो इसको दोबारा से सर्कल में लाने के लिए, प्राकृतिक प्रक्रिया में बांधने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं, यद्यपि वैज्ञानिक प्रयोग होते रहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में हुआ, उसका प्रभाव हमने देख लिया। फिर हम बायो पे आए तो बायो पेस्टिसाइड आ गए, बायो फर्टिलाइजर आ गए, बायो इंसेक्टिसाइड आ गए। आजकल तो हम जो सूक्ष्म खनिज तत्व हैं वो भी ऊपर से प्रदान करने लगे हैं। लेकिन प्रकृति या फसल या साग सब्जियां उस रूप में उसको पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उनको तो उस प्राकृतिक अवस्था में, उस सक्रिय अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है, और उस रूप में बदलने का एक ही कार्य है। वो कार्य है कि वो चीज़ ह्यूमस में बदले, वो उस जीव रस में बदले। जब वो पदार्थ जीव रस में बदलता है तभी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, वो खनिज हों, वो हमारी फसलों के या साग सब्जियों काम आते हैं। और उस ह्यूमस को बनाने की क्रिया में कुछ जीव जंतु भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका तो पृथ्वी के वो सूक्ष्म जीव निभाते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरियास निभाते हैं। लेकिन उन बैक्टीरियास को तो हमने मार दिया, निष्क्रिय अवस्था में लेके चले गए। अब उनको पुनः सक्रिय करना है तो पुनः सक्रिय करने का हमारे पास कभी कोई साधन नज़र नहीं आ रहा। यद्यपि ऑर्गेनिक खेती से हमने कुछ प्रयास अवश्य किए हैं, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खेती के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस प्राकृतिक चक्र को गाय के गोबर और गौमूत्र के माध्यम से सहजता से पुनः स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गाय के मूत्र में तो ऐसे रसायन हैं जो विषाक्तता को समाप्त कर देते हैं, जो दूसरों की चीज़ों के जो विष हैं, जहर हैं, उनका शोधन कर देते हैं। दूसरा, बहुत सारे केमिकल्स की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, इसलिए एक बायोहेंसर कहते हैं। और गाय के गोबर में तो और भी अद्भुत गुण हैं, क्योंकि गाय के गोबर का जो तरल भाग है उसमें सैकड़ों हजारों तरह के ऐसे केमिकल रहते हैं जो कई चीज़ों की जो विषाक्तता है, उनकी जहरीलापन है, उसका शोधन करने का काम करते हैं। इसलिए आजकल देखा गया है, अध्ययनों से पता भी चला है कि जितना आप विष अपनी फसलों पर छिड़कते हैं, साग सब्जियों में छिड़कते हैं, उसका विष प्रभाव तो यदि सेवन करते हैं आपके शरीर में जाएगा ही जाएगा। लेकिन यदि उन विषाक्त साग सब्जियों को, फसलों को, अन्न को, फलों को आप गाय के गोबर या गौमूत्र से उपचारित कर लेते हैं, उनसे शोधन कर लेते हैं, तो उसकी विषाक्तता को काफ़ी हद तक आप समाप्त कर लेते हैं। फिर उन दवाओं का, उन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रभाव काफ़ी हद तक मिट जाता है। और यदि आप उन्हीं चीज़ों का प्रयोग फसल के दौरान करते हैं, बीजों को तो बाद में उपचारित करेंगे, जब बीज आपके हाथ में उपलब्ध हो जाएंगे, फसल पक जाएगी। लेकिन यदि पकने की प्रक्रिया से पहले ही आप गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग सीधे सीधे रूप में करते हैं, तो भी आपकी फसल, साग सब्जियां, फल उस विषाक्तता से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित ही नहीं रहते, उसकी पोषकता भी बढ़ जाती है। जैसे कि आज के हमें आंकड़े उपलब्ध हैं कि पिछले 30-35 साल से, जब से पूरी दुनिया में, भारत की बात भी करूं, पूरी दुनिया की बात करूं, तो जैसे जैसे हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग खेती में बढ़ा है, वैसे वैसे खेती में, अन्न में, साग सब्जियों में पोषक तत्वों की मात्रा घटती चली गई है। कुछ साग सब्जियाँ तो ऐसी हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा पहले की तुलना में 60 से 70% घट गई है। इसलिए उनका टेस्ट बदल गया है, उनकी स्वाद बदल गया है, उनका रूप रंग बदल गया है। अब उनकी सड़ने की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। अब वो उतने दिन स्वस्थ और तरोताज़ा नहीं रहते जितने कि पहले रहते थे, या फिर उनमें सहजता से बहुत सारे रोग, बहुत सारे जीवाणु, विषाणु हमला कर देते हैं, उनमें रोग पैदा कर देते हैं। और वो साग सब्जी या उन अन्न को ही बर्बाद नहीं करते, उस पूरे वृक्ष को ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए कई बार देखा गया है
कि यदि फसल पर किसी रोग का आक्रमण हो जाए तो सिर्फ फसल का 2-4 पेड़ ही उससे प्रभावित नहीं होते, खेत के खेत बर्बाद हो जाते हैं, या पूरा पूरा एरिया, वो पूरा एक जोग्राफिकल क्षेत्र उससे प्रभावित हो जाता है। तो एक किसान नहीं, सैकड़ों किसानों से प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए भारत में कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती चली गई कि पूरे क्षेत्र की एक फसल ही नष्ट हो गई। आपने कुछ साल पहले सुना होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कॉटन की, रुई की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। उसके कारण सैकड़ों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। कई बार साग सब्जियों की फसलों के साथ आ जाता है कि अचानक कुछ दिनों में ऐसे रोग की प्रक्रिया शुरू होती है, देखते देखते हजारों एकड़ की जो फसल है, जो साग सब्जियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी हम इनको और दूसरी चीज़ों में देखते हैं तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हमने अपने ज़मीन की उस पोषकता को ही समाप्त कर दिया है या निष्क्रिय कर दिया है, या फिर हमारी फसलों की जड़ें उस तक नहीं पहुंचती हैं। यदि पहुँचें तो वो अपनी पोषकता को तो उससे प्राप्त कर ही सकते हैं। तो इस चक्र को मिटाने का एकमात्र कारण है, एकमात्र समाधान हमारे पास है, वो है गाय के गोबर और गौमूत्र का सही रूप से प्रयोग करना। आप प्राकृतिक रूप से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप 1 एकड़ भूमि में यदि साल में 2 बार 2 फसलों में जब उसमें फ्लावरिंग हो रही हो, फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, तब आप गौमूत्र से छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन 1 एकड़ भूमि के लिए कम से कम 500, 600, 1000 लीटर मूत्र की आवश्यकता रहती है, क्योंकि 1000 लीटर गौमूत्र में ही इतने पोषक तत्व, इतने वो सक्रिय तत्व रहते हैं जिनसे कि आपकी 1 एकड़ भूमि सामान्य अवस्था में आ सके। उससे कम मात्रा में यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी पूरी भूमि को वो न्यूट्रिशन, वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि आपने एक जग पानी लिया, एक जग दूध का लिया, आप उसको मीठा करना चाहते हैं, तो आप यदि उसमें 1 चम्मच दूध मीठा डालेंगे तो उसमें मिठास का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम उसको 5, 7, 8 चम्मच की आवश्यकता है। आप 5, 7, 8 चम्मच देंगे तब आपको दूध के मिठास का अनुभव होगा। ठीक इसी तरह यदि आपने 1 एकड़ भूमि को उतनी पोषकता देनी है तो आपको कम से कम गौमूत्र की जो मात्रा है 500, 600, 700 लीटर की आवश्यकता है। हाँ, यदि आप इस प्रयोग को कुछ समय तक निरंतर रखते हैं, 2-3 साल तक जारी रखते हैं, तो फिर आपकी ये आवश्यकता 200-250 लीटर गौमूत्र से सहजता से पूरी हो जाती है। यही बात मूत्र पे आती, गोबर पे आती है। गोबर में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, जो रसायन हैं, उनकी भी एक सुनिश्चित मात्रा है कि उससे कम मात्रा में यदि गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके पूरे खेतों को उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी नहीं है।